बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, इम्यूनाइजेशन एंड ट्रॉपिकल डिजीज़। इसके 7 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 8 इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ डिजीज़ काजेशन, मॉडल्स। और जो कुछ मॉडल्स थे, कुछ थ्योरीज थे, यानी डिजीज़ के काजेशन पे पेश की गई थी, तो वो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से MCQs में पूछा जा सकता है कि थ्योरीज ऑफ डिजीज़ काजेशन कितने थे। तो आप लोगों को याद हो कि ये 4 थे: जर्म थ्योरी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी, व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी, वेब ऑफ काजेशन थ्योरी। फर्स्ट वन है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर। रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर, इन दोनों ने ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ प्रपोज किया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्या कहती हैं? एवरी ह्यूमन डिजीज़ इज कॉज्ड बाय ए माइक्रोब और जर्म which is specific for the disease, and one must be able to isolate microbe from the disease human being। इनका कहना था, इनकी थ्योरी का कहना था कि ह्यूमन को जितने भी डिजीज़ होते हैं तो वो किसी ना किसी माइक्रोब, किसी ना किसी जर्म की वजह से होते हैं, जो कि वो जो माइक्रोब जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ हुई है, तो वो उस डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है। मतलब ये कि हर एक डिज़ीज़ के अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं, हर एक डिज़ीज़ को काज करने के लिए एक अलग, एक स्पेसिफिक जर्म होती हैं। और अगर हम चाहें तो हम जितने भी डिज़ीज़ बंदे हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, तो उनके अंदर से हम वो एक जर्म जिसकी वजह से डिज़ीज़ हुई है, तो उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। यानी इनके कहने का मकसद ये था कि तमाम जितने भी डिजीज़ हैं वो जर्म की वजह से, माइक्रोब की वजह से काज होती हैं, और अगर हम चाहें तो उस माइक्रोब को आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका ये यकीन था कि जितने भी डिजीज़ हैं सब जो है वो एक माइक्रोब की वजह से काज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितने थ्योरीज थे ये सब सही थे, इनमें से कोई थ्योरी ऐसी नहीं है कि वो गलत है। लेकिन कुछ थ्योरीज जो है वो कुछ डिजीज़ के हद तक महदूद है, और कुछ थ्योरीज जो है वो कुछ डिजीज़ के हद तक महदूद है। मतलब कि इनमें से कोई जो है थ्योरी ऐसी नहीं है कि वो इस दुनिया में जितने भी सारे डिजीज़ हैं जो कि दुनिया में अकर होते हैं, तो उन सारे डिजीज़ को कोई एक थ्योरी इनकम्पोज नहीं करती, यानी इनकम्पास उनको नहीं करती, उनको सारों को शामिल नहीं कर पाती। कुछ डिजीज़ के लिए जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ है, कुछ डिजीज़ के लिए वो वेब ऑफ काजेशन थ्योरी सही फिट होती हैं, कुछ डिजीज़ के लिए व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी सही फिट होती हैं, और कुछ डिजीज़ के लिए एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रेड थ्योरी है वो सही से फिट होती हैं। वेब ऑफ काजेशन थ्योरी। अब वेब ऑफ काजेशन थ्योरी का पहला ये जो स्टेटमेंट है ये पढ़ ले, फिर उसके बाद ये मैं आप लोगों के साथ डायग्राम डिस्कस करूँगी। वेब ऑफ काजेशन थ्योरी, वेब ऑफ काजेशन थ्योरी में लिखा है मेकमैन एंड प्यूग फॉरवर्डेड द थ्योरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल वेब ऑफ काजेशन। जो मेकमैन और प्यूग थे, उन्होंने ये थ्योरी जो है वो फॉरवर्ड की थी। जो एपिडेमियोलॉजिकल वेब ऑफ काजेशन थ्योरी है, ये मेकमैन एंड प्यूग ने फॉरवर्ड की थी, जिसमें कहा गया है कि wherein the various factors hypercholesteremia, smoking, hypertension are like an interacting web of a spider। वेब किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? वेब जाल को कहते हैं। तो इनका कहना था, मेकमैन और प्यूक का कहना था कि ये डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा होना, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, ये सारे कंडीशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक स्पाइडर की झाल की तरह एक झाल बना देती हैं, और फिर उसी झाल की वजह से एक ख़ास किस्म की डिज़ीज़ जो है वो डेवलप होती हैं। यानी इनके कहने का सिंपल अगर मीनिंग हम ले लें, तो इनका कहना ये था कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है, जिनमें हमारे जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड फैक्टर्स, हमारे जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड फैक्टर्स, ये सब चीज़ें जो है वो मिल के एक झाल बना देती है। मतलब ये सब चीज़ें मिल के कोई एक डिसीज़ जो है उसको काज कर देते हैं।
Each factor has its own relative importance in the causation of the final departure from the state of health, as well as interact with others, modifying the effect of each other. कि इनका कहना था कि इनमें से हर एक फैक्टर जो है उसकी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है, कि ये जो फाइनली एक हेल्थी बंदा हेल्थी स्टेट से डिपार्ट होके हेल्थी स्टेट से वो चेंज होके एक डिजीज़ कंडीशन में चला जाता है, तो उसको इस डिजीज़ कंडीशन में पहुंचाने के लिए जो फैक्टर्स ज़िम्मेदार होते हैं, तो वो एक वेब लाइक एक जाल बना देते हैं, और उस जाल में जितने भी फैक्टर प्रेजेंट है तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, सबका रोल होता है। और वो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के एक्शन को, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करते हैं। किस तरह इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस अगर किसी बंदे ने लिया तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो स्मोकिंग कर सकता है, और अगर किसी ने स्ट्रेस लिया तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आ सकती हैं। उसमें अगर हार्मोनल चेंजेस आ जाए तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ओबेसिटी हो सकती हैं, और जो स्मोकिंग वो कर रहा था उस स्मोकिंग की वजह से ब्लड क्लोटिंग इरेगुलरिटीज़ भी डेवलप हो सकती हैं, और इन ब्लड क्लोटिंग इरेगुलरिटीज़ की वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। अगर एक बंदा अपना डाइट सही नहीं रखता, फिज़िकल एक्टिविटी सही तरीके से नहीं करता, या फिर उसकी हेरिडिटरी में कोई मसला होता है, तो इन तीनों फैक्टर की वजह से ओबेसिटी हो सकती हैं। और जब ओबेसिटी हो जाती हैं तो ओबेसिटी की वजह से आर्टरीज़ जो है उनकी हार्डनिंग होती हैं, उनकी जो फ्लेक्सिसिटी होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, आर्टरीज़ हार्डन बन जाते हैं। जब हार्डन बन जाते हैं तो स्ट्रोक होने का ख़तरा है। अब देखिए कि ये आर्टरीज़ को हार्डन बनाने के लिए कितने फैक्टर्स ने एक साथ काम किया। जब ये फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करती हैं। इसके अलावा देख ले कि अगर फिज़िकल इनएक्टिविटी होगी या फिज़िकल एक्टिविटी सही नहीं है, बंदा एक्सरसाइज नहीं करता, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो इसको हाइपरटेंशन हो सकती हैं, और अगर हाइपरटेंशन हो गया तो हाइपरटेंसिव डिजीज़, फिर ये सारे मिल के इनकी वजह से हाइपरटेंशन की वजह से भी स्ट्रोक हो सकती हैं, हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। तो इस तरह ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और आखिरकार एक बंदे की एक हेल्थी स्टेट से जो डिजीज़ स्टेट में डिपार्चर है, उसकी जो तब्दीली उसमें आती है कि एक बंदा हेल्थी था फिर वो अब वो डिज़ीज़ कंडीशन में है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इस तरह एक झाल बना के, और इस झाल में हर एक फैक्टर का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है, और ये सब मिल के डिज़ीज़ काज कर देते हैं। तो ये कहना था वेब ऑफ काजेशन थ्योरी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने याद रखना है कि मैकमैन और जो प्यूक थे उनका ये थ्योरी था। वेब ऑफ काजेशन थ्योरी को मैकमैन एंड प्यूग ने फॉरवर्ड किया था, ये आपने याद रखनी है, इससे एमसीक्यूज बन सकती हैं। या फिर आपको इस तरह स्टेटमेंट दी जाएगी कि डिफरेंट फैक्टर्स जो है उनकी रिलेटिवली इंपॉर्टेंस होती है हर एक के, जिसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, स्मोकिंग, या फिर हाइपरटेंशन, या कुछ और फैक्टर्स जो है वो दिए जा सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी थ्योरी थी। तो ये वेब ऑफ काजेशन थ्योरी थी। द व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी। अब व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी का क्या कहना था? तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी में ये जिन लोगों ने ये थ्योरी पेश की थी, तो उन्होंने एक जो गाड़ी की टायर होती हैं उसके रिजेम्बलेंस में एक व्हील बनाई थी, और उनका कहना था कि ये देखिए यहाँ पे कि इसका व्हील का जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है वो इंसान का जेनेटिक्स है, यानी इंसान की जो जेनेटिक कोर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और इस जेनेटिक्स के साथ उसकी जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, उसकी सोशल इन्वायरमेंट और उसकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों की इंटरेक्ट होती हैं। तो इन दोनों में इंटरेक्शन की वजह से डिजीज़ काज होती है। मतलब ये कि कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, और उस जेनेटिक प्रॉब्लम को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से मज़ीद जो है वो इफ़ेक्ट उसको मिल गई, उस पर असर जो है इनका भी पड़ गया कि इनमें भी कोई जो है डिफेक्ट है, तो फिर दोनों मिल के डिजीज़ काज करते हैं। तो व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी का बेसिकली यही स्टेटमेंट था। लिखा है, as medical knowledge advanced, an additional aspect of interest that came into play is the comparative role of genetic and the environmental extrinsic factor outside the host factor in causation of the disease। यानी जिस तरह मेडिकल नॉलेज एडवांस होती गई तो ये एक एडिशनल आस्पेक्ट जो है वो भी सामने आया
कि जेनेटिक्स और जो इंसान का एनवायरनमेंट है, जो उसके एक्सट्रांसिक फैक्टर्स है यानी आउटसाइड द पर्सन जो फैक्टर्स है, उनको कंपेयर किया गया और उनकी कंपेरेटिव रोल निकाली गई कि एक डिज़ीज़ के काज करने में जितना एक बंदे के एनवायरनमेंट का असर होता है उतना ही उसके जेनेटिक्स का भी असर होता है। द ट्रेड एज वेल एज द वेब थ्योरी डज नॉट एडिक्वेटली कवर अप दिस डिफरेंशियल। और ये जो डिफरेंशियल व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी ने निकाली थी कि जितना एनवायरनमेंट का रोल है उतना जेनेटिक्स का भी रोल है, तो ये ट्रेड थ्योरी भी नहीं बता सकी थी और वेब थ्योरी भी नहीं बता सकी थी, लेकिन व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी ने ये बात भी सामने रख दी। टू एक्सप्लेन सच रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ genetic and environment factor, the wheel theory has been postulated मॉसनर एंड क्रेमर 1985। तो इस जेनेटिक्स और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है इनकी कंट्रीब्यूशन एक डिज़ीज़ को काज करने के लिए, इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए व्हील थ्योरी 1985 में पोस्टुलेट की गई थी, सामने लाई गई थी। और जिन लोगों ने सामने लाया था तो वो मॉसनर और क्रेमर थे। तो ये बात भी आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स के, किन लोगों ने सामने लाया था, पोस्टुलेट किया था और कब किया था। The theory de-emphasized the agent as the sole cause of disease। जो जाम थ्योरी का कहना था कि एजेंट जो है वही सोल काज है डिज़ीज़ का, कि एक माइक्रोब जो है वो डिज़ीज़ काज करती हैं। लेकिन जो व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी है इसने उसको थोड़ा सा जो है डी एम्फेसाइज किया, उस पर इतना जोर नहीं दिया इन लोगों ने कहा दे थ्योरी विजुअलाइज ह्यूमन डिजीज़ इन द फॉर्म ऑफ ए व्हील। इन्होंने विजुअलाइज किया, तसव्वुर किया ह्यूमन डिजीज़ जो होते हैं उनको एक गाड़ी का जो पहिया होता है, जो टायर होता है, उसके साथ तसव्वुर किया, उस जैसा तसव्वुर किया विच हैज़ ए सेंट्रल हब रिप्रेजेंटिंग जेनेटिक कंपोनेंट, जिसका एक सेंट्रल पार्ट जो है वो जेनेटिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है और उसके जो पेरिफेरल पोर्शन है वो एनवायरमेंटल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो व्हील इन्होंने बनाई थी, इस व्हील में इसका सेंट्रल हब है जो कि जेनेटिक्स को, वो जेनेटिकल फैक्टर को जाहिर करता है, और इसके जो स्पोक्स है, तो ये जो इसके स्पोक्स है स्टूडेंट्स, 3 स्पोक्स है, तो ये इन्वायरमेंट को जाहिर करती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, जिसमें सोशल इन्वायरमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट शामिल हैं। Like any wheel, the outer part environmental components has spokes, 3 in the model, and the environment component is thus divided into 3 subcomponents: physical, biological and social। जैसे कि जो आमतौर पर जो पहिए होते हैं तो उनके भी 3 स्पोक्स होते हैं। स्पोक्स मीन्स के, स्पोक्स इनको कहते हैं स्ट्रेंस के व्हील के जो बार होते हैं, यानी व्हील के जो वायर होते हैं, रॉड्स वायर, जो कि व्हील को, इस व्हील के जो पेरिफेरी है उनको अटैच कर देते हैं व्हील के सेंटर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1, 2 और 3 इनको कहा जाता है स्पोक्स। तो ये व्हील के स्पोक्स है, यहाँ पे 3 स्पोक्स इन लोगों ने दिए थे, एक बायोलॉजिकल पार्ट, एक सोशल पार्ट और एक फिजिकल पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती चलूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो 4th सेमेस्टर में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो वहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में या फिर शायद HN में कहीं पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में। फिनाइल कीटोनूरिया को PKU भी कहा जाता है। ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं जिसमें एमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन की बिल्डअप होती हैं बॉडी के अंदर। ये इसलिए होती हैं क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नेम का एक जीन होता है। उस जीन में जब म्यूटेशन आ जाती है तो उस म्यूटेशन की वजह से वो जीन वो एंजाइम नहीं कर पाता जो कि फिनाइल एलेनिन के ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होती हैं। तो इस जीन में म्यूटेशन आने की वजह से फिनाइल एलेनिन को ब्रेक करने के लिए, उसकी ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम चाहिए थी वो एंजाइम नहीं बनती हैं, और वो एंजाइम जब नहीं बनती है तो फिनाइल एलेनिन जो कि एक अमाइनो एसिड है, तो इस अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन नहीं होती। जब इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती तो ये बॉडी में बिल्डअप होती हैं, और इसके बिल्डअप होने की वजह से बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज़ आते हैं। बंदा जो है वो बार बार उसको सिकनेस फील होती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। वो बंदा ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी उसका दिमाग सही से काम नहीं करता, इस वजह से सीजर्स भी उसको आते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पे फिनाइल कीटोनूरिया जो एक कंडीशन है
तो इसके डेवलप होने के लिए इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स दोनों का यहाँ पे रोल है। अगर इससे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर को हटा दें तो हम फिनाइल कीटोनूरिया को रोक सकते हैं। किस तरह? फिनाइल कीटोनूरिया, चूँकि फिनाइल एलेनिन जो कि एक अमीनो एसिड है, और ये अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनती, ये हमें बाहर से लेनी पड़ती है इन्वायरमेंट से। जो हम मिल्क पीते हैं, एग हम खाते हैं, मीट खाते हैं, फ़िश खाते हैं, पनीर वगैरह खाते हैं, तो इनमें ये फिनाइल एलेनिन जो है ये मौजूद होती हैं। तो जब ये खुराक हम खाते हैं तो उस खुराक के थ्रू ये हमारे बॉडी में चली जाती हैं, और वहाँ पे चूँकि जेनेटिक फैक्टर ये है कि जीन में प्रॉब्लम है, तो वो एंजाइम नहीं बन रही है जो फिनाइल एलेनिन की ब्रेकडाउन के लिए चाहिए। तो ये जब हम खाते हैं तो ये वहाँ जाके जमा हो रही है हमारे बॉडी में, क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हो रही है, जमा हो रही है। जब जमा हो रही है तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर दूर कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे खुराक खाना बंद कर दें कि जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन होती हैं, जैसा कि मिल्क हम बंद करें, एग बंद करें, मीट बंद करें, फ़िश बंद करें, पनीर बंद करें, तो ये सब चीज़ें अगर हम बंद करेंगे तो फिर फिनाइल एलेनिन होगी ही नहीं, यानी हमारे बॉडी में वो नहीं पहुंच पाएगी। जब हमारे बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी तो फिर उसकी बिल्डअप भी नहीं होगी, और वो जो एंजाइम उस वहाँ पे बॉडी के अंदर जेनेटिक फैक्टर की वजह से नहीं बन रही है, उसकी कोई ज़रूरत ही पेश नहीं होगी, उसकी कोई ज़रूरत ही पेश नहीं होगी। तो अकेला ये जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो अब फिनाइल कीटोनूरिया वो काज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को दूर कर दिया है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है पीकेयू की, फिनाइल कीटोनूरिया की, कि ये जो व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी है जो कह रहा है कि एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स दोनों चाहिए होती है डिजीज़ पैदा करने के लिए। तो ये पीकेयू जो है इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, ये अपनी याद रखना है। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी है, द बेस्ट नोन बट मोस्ट डेटेड मॉडल ऑफ डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ खास करके इस एपिडेमियोलॉजिक ट्रेट थ्योरी। ये बेस्ट नोन थ्योरी है और सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन मोस्ट डेटेड है। मोस्ट डेटेड मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो है वो ओल्ड फैशन है, यानी ये बहुत ज़्यादा आम है कि, और ख़ास करके कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डिजीज़ रिजल्ट फ्राम एन इंटरेक्शन अमोंग एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, यानी एक पैथोजन हो, साथ में होस्ट भी हो, साथ में इन्वायरमेंट भी उनके लिए फेवरेबल हो। तो ससेप्टेबल होस्ट का होना, इन्वायरमेंट फेवरेबल होना, और पैथोजन मीन्स वायरुलेंट पैथोजन, कि ऐसी पैथोजन की जिसमें एबिलिटी हो कि वो डिजीज़ कर सके। तो ऐसा पैथोजन अगर है तो डिजीज़ ज़रूर काज होगी, ये कहना था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी का। एजेंट मीन्स जो जिसकी वजह से डिजीज़ काज होती हैं वो एजेंट कहलाती हैं। होस्ट वो लिविंग थिंग्स जो कि जिसमें ह्यूमन भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं, जो कि उस डिज़ीज़ काजिंग एजेंट को हार्बर करते हैं। हार्बर मीन्स कि उसको एक जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें उसको खुराक भी मिलती है, शेल्टर भी पाता है, और बीमारी भी उसमें काज करता है। इन्वायरमेंट उसकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि उस डिज़ीज़ के लिए इस तरह फेवरेबल कंडीशन बनाती है कि जिसमें वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती हैं, यानी इन्वायरमेंट फेवरेबल हो, होस्ट हो, एजेंट हो, तो फिर एक डिज़ीज़ बनती है। ये कहना था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी का। The mere presence of agent, host and environmental factor is not sufficient to stop the disease in men. सिर्फ इनकी जो प्रेजेंस है वो डिजीज़ काज नहीं कर सकती, इनकी इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। लिखा है, इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ दिस फैक्टर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द डिजीज़ प्रोसेस इन मैन। इनकी इंटरेक्शन ज़रूरी होती है एक इंसान के अंदर बीमारी पैदा करने के लिए, यानी इन्वायरमेंट का सिर्फ होना नहीं बल्कि उसका फेवरेबल होना। उस पैथोजन के लिए जैसी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है ऐसा बनना ज़रूरी है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो और साथ में थोड़ी बारिश भी हो, इस तरह की इन्वायरमेंट। बहुत से डिजीज़ मलेरिया, डेंगू वगैरह फैलाने के लिए ससेप्टेबल होस्ट हो, होस्ट भी जो है वो कमज़ोर हो, और पैथोजन जो है वो अच्छा वायरुलेंट पैथोजन हो, ताकतवर पैथोजन हो, तो फिर डिज़ीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे एक बहुत इजी एग्जांपल आप लोगों को दी गई है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के टीथ है, उसके गम्स है, और उसने कोई ऐसा खुराक खाया है जिसमें शुगर है। तो शुगर जो है वो सबसे प्यारा सोर्स होता है बैक्टीरिया के लिए, तो फिर उसके दांतों में प्लग बन गई और प्लग के अंदर बैक्टीरिया जो है वो अब ग्रो करेंगे क्योंकि उनको एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल मिल गई। ये जो शुगर इन फूड है ये एनवायरनमेंट है इन बैक्टीरिया के लिए, और ये जो टीथ एंड गम्स है ये तो होस्ट के हैं। तो ये तीनों चीज़ें अब मिल गई। देखें, शुगर इन फूड यानी इन्वायरमेंट है, फेवरेबल इन्वायरमेंट है, ससेप्टेबल होस्ट हैं,
और बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल वायरुलेंट है। तो फिर क्या होगा, टूथ डीके एंड गम डिजीज़। अब ये टूथ डीके और गम डिजीज़ स्टार्ट हो जाएंगे। टीबी का आप देख लें कि टीबी के लिए होस्ट जो है वो पुअर न्यूट्रिशन वाला होस्ट है, यानी उसकी जो कंकरेंट उसको इसी वक्त में कोई और डिज़ीज़ भी है, यानी पुअर न्यूट्रिशन और किसी और डिज़ीज़ के होने की वजह से उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, लो इम्यूनिटी है। साथ में एजेंट जो टीबी का है वो वायरुलेंट एजेंट मौजूद है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मौजूद है। और इन्वायरमेंट जो है वो क्राउडिंग और पुअर वेंटिलेशन और बेड सैनिटेशन वाला इन्वायरमेंट है। तो ये इन्वायरमेंट इस बैक्टीरिया के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए बिल्कुल फेवरेबल है। तो फिर ये तीनों जब मिल जाते हैं तो टीबी जो है वो ससेप्टेबल होस्ट को हो जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो डिजीज़ एजेंट है, तो डिजीज़ एजेंट बायोलॉजिकल भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं और फिजिकल भी होते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल हैं, एलर्जेंस हैं, तो ये सब बायोलॉजिकल में आते हैं। केमिकल में एयर पोल्यूटेंट है, यानी एयर के अंदर पोल्यूशन है, फैक्ट्री वगैरह से उठने वाली धुआं वगैरह, टॉक्सिक वेस्ट हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये केमिकल एजेंट में आती हैं। और फिजिकल एजेंट में नॉइज़ है, रेडिएशन आ गया तो स्किन कैंसर्स वगैरह, हीट हो गया तो हीट से बंदा जो है उसको बर्न हो सकती हैं, कोल्ड से फ्रोस्ट बाइट और ज़ुकाम वगैरह हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक बर्न हो सकती हैं, और नॉइज़ की वजह से बंदा जो है वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसको मेंटल डिसऑर्डर हो सकती हैं। इसके अलावा मैकेनिकल एजेंट भी है, सोशल एजेंट भी है। मैकेनिकल एजेंट में उसकी जो रोज़मर्रा के काम वगैरह है कि अगर बंदा बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत भारी बोझ उसको उठानी पड़ती हैं। देख के लिखा है, एक्सपोजर टू क्रोनिक फ्रिक्शन एंड अदर मैकेनिकल फोर्सेस, कि बार बार वो कोई ऐसा काम कर रहा है कि उसके हड्डियों के दरमियान फ्रिक्शन हो रही हैं, या कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिकल फोर्सेस वो बार बार उसके सामने एक्सपोज्ड है, तो इसकी वजह से क्रशिंग हो सकती हैं। कोई जो है हल्की सी क्रशिंग हो गई हड्डियों में या फिर लिगामेंट्स वगैरह में, टीयरिंग हो सकती है, लिगामेंट्स की टीयरिंग हो सकती हैं, टेंडन की टीयरिंग हो सकती हैं, मसल्स की टीयरिंग हो सकती हैं, स्प्रेन्स हो सकते हैं। तो स्ट्रेन, ये स्प्रेन जो है लिगामेंट में जब कट आ जाती है टीयर हो जाती हैं, और स्ट्रेन जो है वो टेंडन में जब कट हो जाती हैं, डिसलोकेशन हो सकती है जॉइंट्स में। तो ये सब मैकेनिकल एजेंट्स हैं। सोशल एजेंट्स, पॉवर्टी है, अगर गुर्बत है तो ये सोशल एजेंट की गुर्बत की वजह से बहुत सारे डिजीज़ पैदा हो सकते हैं। एसेस टू हेल्थ केयर, सोशल आइसोलेशन एंड डिप्रिवेशन, यानी अगर एसेस टू हेल्थ केयर नहीं है, पॉवर्टी है, तो एसेस टू हेल्थ केयर जो है वो बिल्कुल मुश्किल होगा। अगर सोशली आइसोलेटेड लोग हैं कि वो सोशल नहीं है, एंटी सोशल लोग हैं, तो वो भी मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह, डिप्रेशन वगैरह इन सब का शिकार हो सकते हैं। और डिप्रिवेशन, अगर वो किसी भी चीज़ से महरूम है तो फिर इसकी वजह से भी उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। होस्ट फैक्टर्स, होस्ट फैक्टर्स रेफर टू द फैक्टर्स दैट मेक एन इंडिविजुअल वल्नरेबल टू स्पेसिफाइड इलनेस। एक ख़ास इलनेस के लिए जो फैक्टर्स एक होस्ट को कमज़ोर बना देती हैं, किसी ख़ास इलनेस के सामने, किसी ख़ास बीमारी के सामने एक होस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन जाता है जिन फैक्टर्स की वजह से, तो उन फैक्टर्स को कहा जाता है होस्ट फैक्टर्स, जो कि उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, उसके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकली उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है, यानी वो जो है बेसिकली पैदाइश से उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी हैं। डेमोग्राफिक, उसकी जो रहन सहन के जो उसके वो यानी उसकी जो डेमोग्राफिक लेवल है, कितने लोगों में वो रहता है, जिन लोगों में रहता है क्या वो लोग जो है वो हेल्थी पीपल है या नहीं। सोशियो इकोनॉमिक, उसकी सोसाइटी कैसी है, उसकी इकोनॉमिक लेवल कैसी है, उसकी लाइफ स्टाइल फैक्टर के वो कैसे ज़िंदगी जो है वो लीव कर रहा है, यानी उसकी जो डेली रूटीन है वो कैसी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें होस्ट फैक्टर में आती हैं कि इन सब चीज़ों में कोई उतार चढ़ाव आ जाती हैं, तो इसकी वजह से एक बंदा जो है वो ससेप्टेबल होस्ट बन जाता है किसी भी डिजीज़ के आगे। एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। एनवायरनमेंट ऑफ मैन इज़ डिवाइडेड टू 3 कंपोनेंट। एनवायरनमेंट 3 कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोसोशल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे शो की गई है आप लोगों को कि फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स कि उसकी जियोग्राफी, उसकी सोइल, क्लाइमेट, उसकी शेल्टर, कैसे घर में रहता है, क्लाइमेट उसके एरिया की कैसी है, ये सब कुछ।
सोशियो इकोनॉमिक में उसका इन्वायरमेंट जिसमें सोशियो पॉलिटिकल वो उस पॉलिटिकल जो लेवल है उससे खुश है या नहीं, उसके कल्चरल जो नॉर्म्स है वो कैसी है, इकोनॉमिक कैसी है, डेमोग्राफिक उसकी कैसी हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आते हैं कि वो जो है उसके एरिया इन्वायरमेंट जो है इन सब चीज़ों में कैसी हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी के बारे में लिखा है, इन द केस ऑफ मेनी कम्युनिकेबल डिजीज द एजेंट कैन ओनली रीच द होस्ट वाया ए थर्ड पार्टी कॉल्ड वेक्टर। बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि जिसमें एक डिज़ीज़ को एक ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंचने के लिए थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है, यानी वेक्टर की ज़रूरत होती है, वेहिकल की ज़रूरत होती है। वेक्टर इज़ अ वेहिकल दैट some of disease causing organism require to be moved from one point to the other. Some require it to complete their developmental cycle. कि वेक्टर एक ऐसी वेहिकल है कि जिसको कुछ इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो यूज़ करते हैं, उसके थ्रू वो होस्ट तक पहुंच जाते हैं, या फिर कुछ इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो उसको अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए कि एक एजेंट जो है वेक्टर को यूज़ करके फेवरेबल इन्वायरमेंट में वो पहुंच जाता है होस्ट तक, डायरेक्टली वो होस्ट तक नहीं पहुंच सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मस्कीटोज़ इन ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, मस्कीटोज़ एज ए वेक्टर काम करते हैं। एनोफ्लिस मस्कीटोज़, फीमेल एनोफ्लिस मस्कीटोज़ मलेरिया को ट्रांसमिट करने में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एजेंट जो है वो हो वेक्टर के अंदर आ गई है, मलेरिया के एनोफ्लिस मस्कीटो के अंदर, फीमेल एनोफ्लिस मस्कीटो के अंदर, और उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट भी मिल गई है, स्किन तक पहुँच गया है ह्यूमन के, तो फिर उसने क्या किया है, होस्ट को बीमार कर दिया है। नॉट ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ रिक्वायर ए वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन। सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे हैं जो कि थर्ड पार्टी की उनको ज़रूरत होती है, वेक्टर की उनको ज़रूरत होती है। वही बात है, होस्ट वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को हार्बर करती हैं, वेक्टर वो पर्सन, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शियस पैथोजन को ट्रांसमिट करता है उसको कैरी करके। एनवायरनमेंट वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि ट्रांसमिशन को अलाउ करते हैं, और एजेंट वो माइक्रोब होता है जो कि डिजीज़ काज करती हैं। The epidemiological trade theory was very effective, used by Level and Clark in explaining the natural history of disease and level of prevention for obtaining such departure from the state of health. Epidemiological trade theory बहुत इफ़ेक्टिव थ्योरी थी, ये लीवेल और क्लार्क ने एक्सप्लेन किया था। और जो नेचुरल हिस्ट्री होती है डिजीज़ के काज होने की, तो ये नेचुरल हिस्ट्री है, सिंपल नेचुरल हिस्ट्री है जिसको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। और इन लोगों ने ये भी बताया था कि अगर हम कोशिश करें कि हेल्थ स्टेट जो है एक बंदे का, उससे हम उसको चेंज होने ना दे, प्रिवेंशन अगर हम कोशिश करें तो इन्हीं चीज़ों में हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में हम इंटरप्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को ऐसा बना सकते हैं कि वो अलाउ ना करे फैक्टर यानी डिजीज़ को आगे ट्रांसमिट होने की। वेक्टर को पे हम इंटरप्ट करके वेक्टर का ख़त्म कर सकते हैं, होस्ट को हम इम्यूनाइज्ड करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस तरह हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ सकते हैं, ये भी इन लोगों ने बताया था। बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द काजेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स के ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी है, तो ये कुछ हद तक कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उनको तो ये एक्सप्लेन कर सकी है, लेकिन कुछ नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है जैसा कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह है, तो इन सब के काजेशन को ये बयान नहीं कर सकी, तो इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्लाइड कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों का जो यूनिट 2 है इम्यूनोलॉजिकल एंड ट्रॉपिकल डिजीज़, तो इसके टोटल 8 ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रह गया है, बाकी कंप्लीट हो चुके हैं। उस एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूसरे स्लाइड स्टार्ट करूँगी, तकरीबन 45 स्लाइड्स हैं, वो मैं कवर कर लूँगी, तो फिर आप लोगों का ये यूनिट जो है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगी। अभी इसका हाफ से भी ज़्यादा कवर हो चुका है, तो आप लोग ये सही तरीके से पढ़े। अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में डाल ले, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब वो दूसरे स्लाइड से स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पे मिल सकें, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।